तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है बीसीआर का। एंड फर्स्ट लेक्चर अगर आपको याद हो, हम रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा वैसे मैं फर्स्ट लेक्चर की। जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा बीसीआर का, उसके अंदर हमने समझा था कि जो बीसीआर आपका सब्जेक्ट है 40 मार्क्स का, ठीक है ना। बीसीआर जो आपका सब्जेक्ट है 40 मार्क्स का, यानी कि लॉ के साथ जो आपका लॉ का पेपर होता है उसके साथ बीसीआर अटैच है, ठीक है ना। लॉ अगर आपका 60 मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर, तो बीसीआर आपका 40 मार्क्स का आता है। पहले 6 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम में, जो पहले 6 क्वेश्चंस होंगे, अच्छा लॉ और बीसीआर का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, इसमें आपको लिखना होता है। मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें आपको सिर्फ राइट ऑप्शन को सर्कल करना होता है। अकाउंट्स और लॉ का पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको लिखना होता है काफ़ी कुछ। तो लॉ और बीसीआर सारा का सारा सब्जेक्टिव है, आपको खूब सारा लिखना है इसके अंदर। लॉ के पहले 6 क्वेश्चन जो होते हैं आपके लॉ के पेपर के पहले 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉ के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बीसीआर के होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बताया था कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, कंपलसरी क्वेश्चन होता है। और हर एक क्वेश्चन है, पांचों के पांचों क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच कैरी करते हैं। तो टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन हो गए, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी होता है। और रिमेनिंग 4 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है ना। पहले 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो कंपलसरी क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है इसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होता है 5 नंबर का। और दूसरे में होता है नोट मेकिंग, ठीक है ना। कितने मार्क्स का? अगेन 5 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का, जिसमें 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है और 5 नंबर का नोट मेकिंग होता है। मैं आपको एक रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर, आज दूसरा लेक्चर है, आज दूसरा है, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11 इन चारों ही क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट होते हैं, ए, बी और सी। जिसमें से जो ए पार्ट होता है वो होता है कम्युनिकेशन चैप्टर का, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन, ठीक है ना। जो पार्ट सी होता है ये आपका लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सारा जो राइटिंग वाला पार्ट है, ठीक है ना, इन सब का पार्ट होता है। इसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती है। प्रेसी, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया प्रेसी क्या होता है, लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल मेल, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें आपका पार्ट सी में आता है, जो कि आपका 5 मार्क्स का होता है। कम्युनिकेशन वाला पार्ट 2 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। और बीच का जो बी पार्ट होता है ये आपका, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको कोई भी एक वर्ड गिवन होगा और आपको बताना होगा उसका मीनिंग क्या है, या फिर उसका अपोजिट, ठीक है ना, एंटोनिम जो कहते हैं ना, उसका एंटोनिम क्या है। ये सारा यानी ग्रामर वाला पार्ट हो जाता है। ग्रामर ये आपका होता है 3 मार्क्स का। तो बेसिकली आपका जो इंग्लिश का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी क्वेश्चन होता है, 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। इसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है और नोट मेकिंग होता है 5-5 नंबर का, जो आपको करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 में 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट नंबर 1 होता है कम्युनिकेशन चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि अगर आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और कम्युनिकेशन वाला पार्ट 2 मार्क्स का है, तो टोटल 6 नंबर का आपका कम्युनिकेशन आता ही आता है। यानी कि कम्युनिकेशन चैप्टर की जो वेटेज है वो कितनी है? 6 मार्क्स। और एक कन्फर्म है, कन्फर्म, ना कम ना ज़्यादा। इसी तरीके से जो आपका ये सी पार्ट है, राइटिंग स्किल्स वाला, कि आपकी इतनी अच्छी राइटिंग स्किल्स है देखने के लिए, एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपको 3 क्वेश्चन करना है 8, 9, 10, 11 में। और तो इसकी वेटेज कितनी हो गई? 15 मार्क्स की। आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो कितने मार्क्स का हो गया? 9 मार्क्स का। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो 40 नंबर का पेपर है, इसमें से 5 नंबर का आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, 5 नंबर का आपका आता है नोट मेकिंग, 6 नंबर का आता है आपका कौन सा वाला पार्ट? कम्युनिकेशन वाला पार्ट। 15 नंबर का आपका आता है ये राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट, लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग, ये सारी चीज़ें, प्रेसी राइटिंग। और 9 नंबर का आपका आता है ग्रामर। तो 5 + 5 + 15 25, 25 + 6 31 + 9 40, ये आपका पूरे 40 नंबर का पेपर आपके सामने मैंने आपको बता दिया।
तो आज की क्लास में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? आज की क्लास में हम जो कम्युनिकेशन का कंपलसरी पोर्शन 6 नंबर का आता ही आता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 का पहला ए पार्ट होता है 2 नंबर का, ये हम करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पेपर भी दिखाया था कि बीसीआर का पेपर कैसा आया था दिसंबर 21 अटेम्प्ट का। मैं एक और बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आपका बीसीआर का पेपर था, ठीक है ना, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो पहले 6 क्वेश्चन होते हैं ये लॉ के होते हैं। सेक्शन ए जो है, ठीक है ना, लॉ का है। तो जो पहले 6 क्वेश्चन होते हैं वैसे तो आपको लॉ के सर यानी अभिजीत सर बता देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। यानी आपके पास जो चॉइस होती है वो लॉ के पेपर में भी होती है और बीसीआर के पेपर में भी होती है, ठीक है ना। बीसीआर का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही चल चुका होगा अब तक, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, बीसीआर। तो आपके देखो ये 6 क्वेश्चन यहाँ तक लॉ के क्वेश्चन थे सारे। व्हाट इज मेंट बाय क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा। शेयरिंग इन द प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस इन द क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ आप पढ़ चुके हैं। फिर आपका ये हिंदी वाला पेपर आ गया, रुक जाओ हिंदी वाला हटाओ। सेक्शन बी आ गया आपका बीसीआर, और इसमें देखो पहला क्वेश्चन कंपलसरी, क्वेश्चन 7 इज कंपलसरी, और 8, 9, 10, 11 यानी रिमेनिंग 4 में आपको कोई 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका पहला वाला देखो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये बड़ा सा पैसेज है जिसके आपके 5 क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर देना है। दूसरा वाला रीड द पैसेज और इसमें आपको नोट मेकिंग करनी है, राइट समरी करनी है। ये भी आपका 3+2 5 नंबर का आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट ए पार्ट कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट कम्युनिकेशन का। और क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन का। तो आपको दिख चुका होगा कि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 के जो पहले पहले पार्ट है ए वो सारे के सारे कम्युनिकेशन के और सारे के सारे 2 मार्क्स के हैं। 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, और 8वें क्वेश्चन का भी 2 मार्क्स, यानी 8 नंबर का कम्युनिकेशन आता है। बट क्योंकि आपको 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं तो आपका 6 मार्क्स का रह जाता है वो। 8 में से आपको 6 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, रिमेनिंग 2 मार्क्स का आपको छोड़ना होता है क्योंकि वो ऑप्शनल होता है। चलिए भाई शुरू करते हैं अब आज हम नया चैप्टर जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत 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 ज़्यादा वाइड टर्म है, बहुत ज़्यादा वाइड। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा एसेंशियल जो चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ देखी जाती है किसी भी पर्सन में, वो यही देखा जाता है, हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, हिज और हर कम्युनिकेशन स्किल्स। जब भी आप एक इंटरव्यू देने जाते हो किसी भी बड़ी कंपनी में, जब भी आप किसी भी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका 20% वेटेज देखा जाता है नॉलेज का। ये आपको फैक्ट पता नहीं होगा, ये फैक्ट आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है ना। जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाओगे आगे चल के, सिर्फ 20% देखा जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है, रिमेनिंग 80% आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं। इफ़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, आप किसी भी कंपनी को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करके उसके अंदर आप अपना दाखिला करवा सकते हैं, यानी आप उसमें आप जॉब कर सकते हैं। तो नॉलेज प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हम सभी की ज़िंदगी का, और इस चैप्टर को भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है बीसीआर सीए फाउंडेशन में, इसलिए इसको डाला गया है। तो गोल क्या है इस चैप्टर का? लर्नर्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो एक्सप्लेन आप समझ पाओगे। रिकॉग्नाइज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, वो समझ पाओगे। अंडरस्टैंड एंड अप्लाई वेरिड स्ट्रक्चर्स एंड नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन, अलग अलग स्ट्रक्चर्स एंड नेटवर्क होते हैं कम्युनिकेशन के, वो समझ पाओगे। यूज टेक्निक्स ऑफ स्किल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है ना, एंड रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं ये आप समझ पाओगे। तो इस चैप्टर के 5 गोल हैं, ठीक है ना, जिसमें से जो पहले 3 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले, बल्कि मैं बोलूँगा पहले 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। रिमेनिंग 3 भी इंपॉर्टेंट है बट उतने नहीं है जितने पहले 2 हैं, ठीक है ना, पहले 2 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आपका इस पहले चैप्टर कम्युनिकेशन में, ठीक है ना, आपको समझना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। फिर आपको
जो नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन होता है वो डिस्क्राइब्ड वेरीड नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। फिर स्टेट बेनिफिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस पूरे चैप्टर का। तो खैर गोल्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे काम की चीज़ नहीं होती, मतलब ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि कम्युनिकेशन चैप्टर के गोल क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। आपकी खुद की उसके लिए होता है, नॉलेज के लिए। इस चैप्टर को पढ़ के आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको किस किस चीज़ का आइडिया लगेगा। चैप्टर जो शुरू होता है वो होता है इंट्रोडक्शन से, ठीक है ना। ये जो सॉफ्ट कॉपी है ये आपकी सीए इंस्टीट्यूट की जो बुक है उसी की कॉपी है, बीसीआर। बीसीआर की बुक्स आप सभी के पास होगी, ठीक है ना। नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लेना या फिर मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। तो कम्युनिकेशन के अंदर पहला है व्हाट इज कम्युनिकेशन, दूसरा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर अंडरस्टैंड एंड अप्लाई वेरिड स्ट्रक्चर्स एंड नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन, फिर यूज टेक्निक्स ऑफ स्किल्ड कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। यानी कि ये चीज़ें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है, और कहीं ना कहीं ये सेम वही गोल्स है। गोल्स में भी ये लिखा था, explain the process of communication, recognize types of communication, understand and apply varied structures and networks in communication, use techniques of skilled communication and recognize and address barriers in communication। तो जो goals हैं वही इस चैप्टर के अंदर बेसिकली डिवाइडेड हैं टॉपिक्स के अंदर। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे अबाउट कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। देखो कम्युनिकेशन पहले आप थोड़ा, मैं आपका है ना जो सोचने का नज़रिया है वो थोड़ा वाइड करता हूँ। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कम्युनिकेशन है क्या। अगर आप लोग देखें, आप डेली लाइफ में कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, आप लोगों को जो लगता है कम्युनिकेशन है, दैट इज नॉट ओनली, दैट ओनली इज नॉट कम्युनिकेशन। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वी आर कम्युनिकेटिंग, बट सिर्फ इसी को कम्युनिकेशन बोलना ये बहुत गलत है, ठीक है ना। आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है ना। ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा हैं, ये आप हो, ठीक है ना। और सब एक आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप भी गेस्ट से बात कर रहे हो, मम्मी पापा भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, सब गेस्ट से बातें कर रहे हैं। तो ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कौन कैसे, बोल करके, एक दूसरे से बातें करके, ठीक है ना। ये एक कम्युनिकेशन यहाँ पे चल रहा है, सब आपस में बातें कर रहे हैं। अब बीच में आपने कुछ गलत बोल दिया गेस्ट के सामने, तो वो भी कम्युनिकेशन था। आपकी मम्मी ने सिर्फ आंखें चौड़ी करके और आपको घूरा, ठीक है ना, आंखें चौड़ी करके आपको घूरा, आंखें दिखाई कस के, ठीक है ना, और आप डर गए, ये भी एक कम्युनिकेशन था, ठीक है ना। ये भी एक कम्युनिकेशन था, यानी कि कम्युनिकेशन जरूरी है कि बोलकर ही किया जाए, ठीक है ना। कम्युनिकेशन जो है वो जेस्चर से भी हो सकता है, ठीक है ना। बहुत लोग जेस्चर, जो लोग आपने देखा होगा, जो लोग डेफ होते हैं या ब्लाइंड होते हैं वो लोग भी कम्युनिकेट करते हैं। वो किस तरीके से, जो डेफ होते हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो हाथों के एक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। उनके अलग अलग हाथों के जेस्चर्स होते हैं जिनसे वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ठीक है ना। तो हर एक का कम्युनिकेशन का अलग तरीका होता है। जो नहीं बोल सकता, क्या वो जिंदगी भर कम्युनिकेट ही नहीं करता, वो भी करता है। ये जो तरीका था, जो आपकी मम्मी ने आपको घूर करके देखा, ये भी कम्युनिकेशन का एक तरीका था कि आप डर गए, आपको पता चल गया देखने से कि मम्मी कुछ कम्युनिकेट कर रही है, और वो है गुस्सा कि ठीक से बात कर, वरना ये जाने के बाद तेरी सुताई होगी, अच्छे से पिटेगा तू, ठीक है ना। तो ये भी कम्युनिकेशन का तरीका है। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, ठीक है ना। आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। या एक्सचेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ। कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है, एक्सचेंज करने का। क्या एक्सचेंज करने का, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। IITFE, IITFE, FEIIT, TIIEF, कैसे भी लर्न कर लो आप इसको, ठीक है ना। IITFE से भी लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। FEIIT से भी कर सकते हो, FIIET से भी कर सकते हो, FIIET, ठीक है ना। जैसे फीट होती है ना, फीट होती है, फीट्स होती हैं, फीट,
तो फीट को आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, FIIET फीट, FIIET फीट। तो F फॉर फीलिंग्स, I फॉर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, E फॉर इमोशंस एंड T फॉर थॉट्स, FIIT। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फीट, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फीट। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, ठीक है ना, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग फीट। यानी आप अगर अपनी टांगे शेयर कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, फीट शेयर कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, FIIET फीट, ठीक है ना, थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग, ठीक है ना। अभी हम जो कम्युनिकेशन शेयर कर रहे हैं, आप बच्चे और मैं, ठीक है ना, हम भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम कैसे कर रहे हैं, थ्रू राइटिंग एंड थ्रू स्पीच। मैं लिख भी रहा हूँ और मैं आपको बोल भी रहा हूँ, ठीक है ना। अभी के लिए समझो कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू स्पीच एंड राइटिंग, ठीक है ना। बट अभी जो हमारा कम्युनिकेशन है वो वन वे है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो वन वे कम्युनिकेशन है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बट आपके एंड से मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। अब सुनो, हम जो एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप फिर के पास कोई इन्फॉर्मेशन, आपके दोस्त के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप दोनों एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। आपको कार्स की अच्छी नॉलेज है, उसको बाइक्स की अच्छी नॉलेज है, आप दोनों ने एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करी, और आपको बाइक्स कार दोनों की अच्छी नॉलेज हो गई, आपके दोस्त को भी बाइक्स एंड कार्स दोनों की अच्छी नॉलेज हो गई। आप अपने आइडियाज शेयर कर रहे हो अपने दोस्त के साथ कि भाई सीए बनने के बाद मैं तो प्रैक्टिस करूंगा, ऐसे ऐसे शुरू करूंगा अपनी प्रैक्टिस, ये क्लाइंट्स होंगे मेरे, आपके आइडियाज़ हैं। यहाँ पर मैं ऑफिस खोलूंगा, मैं अपने ऑफिस के अंदर आईटी का अच्छा यूज़ करूंगा कि मेरे जितने भी काम है वो जल्दी स्मूथली हो जाए। और आपका दोस्त अपने अलग आइडिया शेयर कर रहा है। अब और आपका दोस्त अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट समथिंग, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपकी थॉट्स क्या है, ठीक है ना। आप और आपका दोस्त फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो दोस्त और दोस्त नहीं हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। फीलिंग्स वैसे तो कोई भी फीलिंग शेयर कर सकता है, ठीक है ना, माँ बेटे भी, माँ बाप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं अभी थोड़ा इसमें टेंगीनेस डालने के लिए, आप और आपकी गर्लफ्रेंड है, आप या आपका बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड फीलिंग शेयर कर रहे हैं, उसको भी हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और आप जो अपने इमोशंस शेयर करते हो, इसको भी हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत देखो, कम्युनिकेशन में जो आप हमें लगता है ना, जो कम्युनिकेशन है, दैट इज ओनली 15% ऑफ कम्युनिकेशन। हमें जो लगता है कि लिखना, पढ़ना, बोलना ये कम्युनिकेशन है, दैट इज ओनली 15%। रिमेनिंग 85% कम्युनिकेशन क्या है, वो आप लोगों को अभी समझना है। आप मूवीज देखते हो, आप कोई अवार्ड शो देखते हो, ठीक है ना, आप कोई अवार्ड शो देख रहे हो, वहाँ पे किसी सेलिब्रिटी को अवार्ड मिला, वो स्टेज पे गया और उसने अवार्ड पकड़ते ही उसके आंख में आंसू आने लग गए, उसने कुछ नहीं बोला, बट वी कैन कम्युनिकेट, हम उससे लिंक कर पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि वो उसके अंदर क्या चल रहा है। वो भी हम कम्युनिकेशन का एक तरीका है। अगर उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, उसके इमोशंस हमें दिख रहे हैं, इन दैट वे ऑल्सो वी आर कम्युनिकेटिंग। मुझे समझ आ रहा है कि भाई उसको बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको बहुत ही खुशी के आंसू हैं, ठीक है ना, उसकी मेहनत का उसको फल मिल रहा है, ठीक है, तो उसको अवार्ड मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट, फीलिंग एंड इमोशंस थ्रू, कैसे कर सकते हैं, बोल करके। मैंने आपको कुछ बोला, आपने मुझे कुछ बोला, ठीक है ना, हमने कम्युनिकेट किया। सिग्नल के थ्रू, आपकी मम्मी ने आपको सिग्नल दिया, ठीक है ना, आंखें चौड़ी करके दिखा दी, ठीक है ना, तो आप समझ गए कि अरे भाई, अरे भाई कुछ तो गड़बड़ बोल दिया मैंने, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा ठीक से बात करो, ठीक है ना। और देखो, जब रोड पे ट्रैवल करते हो, रोड पे ट्रैवल करते हो, ये चौराहा है, चौराहा, ठीक है ना, आपकी गाड़ी जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, आपने यहाँ पे एक सिग्नल देखा, रेड कलर का था, ठीक है ना, तो आप रुक गए। क्या आपको किसी ने रुकने को बोला, नहीं बोला। क्या आपको किसी ने बोला रुक जाओ, बट आपने एक सिग्नल देखा कि भाई रेड लाइट हो गई है, और आपको कम्युनिकेशन मिल गया कि भाई अब रुक जाना चाहिए मुझको, क्योंकि ये हमें बताना चाह रहा है कि भाई रुक जाओ, जब ग्रीन होगी तब चलना है। तो ये भी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है।
ठीक है ना, सिग्नल, राइटिंग लिख करके, बोल करके, लिख कर करके, ठीक है ना, सिग्नल से और बिहेवियर से। आपका आपके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है ना, आपको नहीं पता था कि मैंने कुछ गलत किया है, बट जो आपसे मिला तो वो ठीक से बात नहीं कर रहा था, ठीक है ना, उखड़ा उखड़ा घूम रहा था, दूर दूर घूम रहा था, ठीक है ना, ठीक से मतलब बात ही नहीं कर रहा था। तो आप कहीं ना कहीं समझ गए उसके बिहेवियर से कि भाई मैंने कुछ तो गलत किया है कि ये मुझसे नाराज़ घूम रहा है। सेम लड़के मिले अपनी गर्लफ्रेंड से, तो सोचा कि भाई बातें बातें करते हैं, ठीक है ना, कुछ खाते पीते हैं, बट गर्लफ्रेंड भाव नहीं दे रही ज़्यादा, ठीक है ना, ठीक से बात नहीं कर रही है, ठीक है ना, उल्टे सीधे जवाब दे रही है। तो आप समझ गए कि भाई कुछ तो मैंने गलत बोला है, कुछ तो मैंने गलत कम्युनिकेट किया है कि मुझे अजीब सा बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो बिहेवियर भी एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग एंड बिहेवियर और बिहेवियर। एस एस डब्ल्यू बी, एस एस डब्ल्यू बी, इसको कैसे कर सकते हैं? एस डब्ल्यू एस, एस डब्ल्यू एस बी, बी एस डब्ल्यू एस, बी एस डब्ल्यू एस, विश्वास, ठीक है ना, विश्वास। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग फीड थ्रू विश्वास, बी एस डब्ल्यू एस, ठीक है, थ्रू विश्वास, बी एस डब्ल्यू एस, विश्वास। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग फीड थ्रू विश्वास। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको समझनी है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग फीड, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस एंड थॉट्स थ्रू बी यानी कि बिहेवियर, एस यानी कि स्पीच, डब्ल्यू यानी कि राइटिंग और एस यानी कि सिग्नल, बी एफ डब्ल्यू एस, विश्वास। तो आपको ये लर्न करनी है अच्छे से, लर्न करनी है अच्छे से, ठीक है ना, लर्न करनी है बहुत अच्छे से। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस अ सेंडर, जिसको हम इनकोडर भी बोलते हैं, encodes a message and then using a medium या channel, using a medium या channel sends it to the receiver, decoder, who decodes the message and after processing information sends back appropriate feedback या reply using a medium या फिर channel। क्या बोला इसने, क्या बोला इसने, ध्यान से समझना। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता कैसे ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है। पहले इसने हमें बताया कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस थ्रू विश्वास। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता कैसे है। पहले इसने बोला कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, अब हमें बता रहे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो चलता कैसे है। तो इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है, क्लास, स्कूल में तो आप क्लास में गए हो, क्लास में गए हो, ठीक है ना, देखो आपकी, मैं आपकी क्लासरूम एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा हूँ, बाकी आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे बेंच पड़ी है, ठीक है ना, ये बेंच पड़ी है, ये बेंच पड़ी है, ठीक है ना, क्लास में आगे टीचर आपको पढ़ा रही है, ये बोर्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे बोर्ड पे कुछ कुछ पढ़ा रही है, ठीक है ना, बीसीआर पढ़ा रही है आपकी टीचर आपको। तो यहाँ पर आप बैठे हो, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है, ठीक है ना, आपका बॉयफ्रेंड बैठा है, ठीक है ना, अच्छे से समझ आएगा ना, ये सब बताऊंगा तभी तो। अब सुनो, आप आप मन तो लग नहीं रहा भाई पढ़ने में, मन तो लग नहीं रहा पढ़ने में, सोच रहा है कैसे टाइम पास करें। तो आपने क्या किया एक फर्रा बनाया, एक एक पेज फाड़ा छोटा सा, उसमें कुछ लिखा, कुछ लिखा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, ठीक है, कुछ तो लिखा, क्या लिखा आप जानते हो। और आपने क्या किया, उसका रोल करा, गोल गोल बनाया और उठा करके फेंका और इधर भेज दिया। फिर इनने क्या किया, पर्चा वापस खोला और पढ़ा, समझा और फिर आपको रिप्लाई किया, ठीक है ना। अब गलती से अगर ये इधर जाने की जगह इधर चला गया, ठीक है ना, या इधर चला गया, तो रिप्लाई थोड़ा अलग ही मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है ना। अगर इधर गया तो रिप्लाई अलग मिलेगा, यहाँ पे गया तो हो सकता है प्यार भरा रिप्लाई मिले, और इधर या इधर चला गया तो हो सकता है चप्पलों के साथ रिप्लाई मिले, ठीक है ना। अब क्या लिखा है यहाँ पर, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर, सेंडर कौन हो आप, आपको एनकोडर भी बोलते हैं, एनकोड्स अ मैसेज। आपने क्या किया, उस पर लिखा, कुछ तो लिखा, आई लव यू टाइप कुछ तो लिखा आप लोगों ने, ठीक है ना। एनकोडर एनकोड्स अ मैसेज एंड देन यूजिंग अ मीडियम, आपका मीडियम क्या था, आपका मीडियम क्या था, आपने पेपर पे लिखा, पेपर पे लिखा उसको रोल किया, ठीक है ना, सेंड्स इट टू द रिसीवर, आपने पेपर पे लिखा, रोल किया और फेक करके उसके पास भेजा, ठीक है ना, फेक करके, ठीक है ना, फेक करके। तो आपका मीडियम क्या है, फेंकना, ठीक है ना, फेक करके आपने
किसके पास भेजा, रिसीवर के पास भेजा, जिसको हम डिकोडर बोलते हैं। अब ये इसको डिकोडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैसेज पढ़ेगी और उसको समझेगी, पढ़ेगी और समझेगी, पढ़ेगी और समझेगी, उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। हु डिकोड्स द मैसेज एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, फिर आपने जो लिखा है वो उसको प्रोसेस करेगी दिमाग में, अच्छा ये लिखा है, ओके, फिर आपको वो एक अप्रोप्रिएट फीडबैक या रिप्लाई देगी यूजिंग अ मीडियम और चैनल। तो फिर फर्दर वो क्या करेगी, एक पेज अपनी रजिस्टर से फाड़ेगी, फिर उसमें कुछ लिखेगी, फिर अगेन वो गोल बना करके आपके पास टिक करके भेजेगी। अब इन दैट सिनेरियो ये सेंडर बन चुकी है और आप रिसीवर बन चुके हो। बात समझ आ रही है? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है ना। तो अ कम्युनिकेशन इज सपोज टू बी कंप्लीट और इफेक्टिव ओनली व्हेन अ लिसनर रिस्पॉन्स रेलेवेंटली एंड अप्रोप्रिएटली। एक कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट और इफेक्टिव कब माना जाता है, जब जो लिसनर है वो ठीक तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से उसको रिप्लाई कर सके, ठीक तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से उसको रिप्लाई कर सके, तब उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट या इफेक्टिव माना जाता है। कब माना जाता है, ओनली व्हेन लिसनर रिस्पॉन्स रेलेवेंटली एंड अप्रोप्रिएटली, ठीक है ना। रेलेवेंट मतलब जो रेलेवेंट पता है ना, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंटली एंड अप्रोप्रिएटली, जो बोलना चाहिए वो बोला जाए और अप्रोप्रिएट तरीके से बोला जाए, तब उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट माना जाता है, तब उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट माना जाता है। अब आपने भेजा आई लव यू, तो उसका क्या आना चाहिए, लव यू टू, बट उनने क्या बोला, थप्पड़ खाएगा क्या, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट। आपने तो भेजा कुछ, बट सामने वाले ने, लिसनर या फिर जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसने आपको रेलेवेंट या अप्रोप्रिएट रिप्लाई नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे कि कम्युनिकेशन जो है ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो कंप्लीट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, जब या इफेक्टिव माना जाएगा जब ओनली व्हेन लिसनर रिस्पॉन्स रेलेवेंटली एंड अप्रोप्रिएटली, रेलेवेंटली एंड अप्रोप्रिएटली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, रेलेवेंटली एंड अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पर देखो ये कम्युनिकेशन चल रहा है, यहाँ पर स्पीकर ए है, ठीक है ना, स्पीकर ए है और रिस्पॉन्स बी, रिसीवर बी, ठीक है ना। तो क्या बताना चाह रहे हैं समझ तो नहीं आ रहा, बट ये है स्पीकर, ये है रिसीवर और ये कर रहा है रिस्पॉन्स। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा कि इसने इससे बात करी, इसने इसको बताया और इसने इसको रिस्पॉन्स किया, कुछ ऐसा हो रहा होगा। ए ने बी को बताया, बी ने, सॉरी अच्छा दोनों तो बी है, ये दोनों तो बी है, ये कुछ तो अजीब सा है, छोड़ो क्या करना, छोड़ो, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, a good understanding of the different types and styles of communication can enhance personal and professional relationships. A good understanding of the different types and styles of communication, different types and styles of communication can enhance personal and professional relationship. आपका पर्सनल रिलेशनशिप आपके मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ अगर अच्छा नहीं है, तो आप उसको एनहेंस कर सकते हो बाय अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो आपका कोई भी रिलेशनशिप है वो अच्छा चलेगा। आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपका कोई भी रिलेशनशिप वो ठीक नहीं चलेगा, ठीक है ना। जो बंदा अच्छे तरीके से बात करना जानता है उसके दोस्त भी ज़्यादा होते हैं, उसकी हर किसी से पटती भी अच्छी है, बट जिस बंदे या जिस बंदी को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना नहीं आता, जिस बंदे या बंदी को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना नहीं आता, उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते और ज़्यादा किसी से अच्छी पटती भी नहीं है। तो सोचो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर लाइफ टू इनहेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, रिजॉल्व एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकंसेप्शंस। कई बार क्या होता है, ठीक है ना, कई बार क्या होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं, ठीक है ना। लड़की को शक होने लगता है कि लड़के का किसी और से चल रहा है, ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया जबकि वो कुछ और बोलना चाह रही थी, ठीक है ना। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिसकंसेप्शंस की वजह से क्या होता है, एक रिलेशनशिप वीक होता है। अगर आप इफेक्टिव तरीके से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते रहोगे, आपके बीच का कम्युनिकेशन अगर अच्छा होगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिसकंसेप्शंस नहीं होंगे और आपका ऑटोमेटिकली पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप बेटर होगा। So a good understanding of different types and styles of communication can enhance personal and professional relationship, resolve any misunderstanding and misconceptions, and contribute to a successful business venture and a joyful personal life.
और अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर चला सकते हो, एक खुशी वाली ज़िंदगी जी सकते हो, जॉयफुल पर्सनल लाइफ भी जी सकते हो। ठीक है ना? तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी कम्युनिकेशन आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपने कभी देखा है कि इंटरव्यू भाई फ़ोन पे ले रहा है कोई? आज की डेट में कोरोना के चक्कर में तो होने लगा है चलो, बट कम हमेशा इंटरव्यूज़ जो होते हैं, ठीक है ना? जैसे आईएएस ऑफिसर बनना होता है किसी को, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। क्या एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो आईएएस बन जाता है? नो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू। और पर्सनल इंटरव्यू में वो सिर्फ यही देखते हैं कि क्या बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। क्या देखो, नॉलेज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी कम्युनिकेशन को दी जाती है। अगर बंदा एक अच्छा बंदा है, कम्युनिकेशन में अच्छा है, तो हमें पता है कि वो कर ले जाएगा, वो कर ले जाएगा। और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी नहीं है तो भाई बहुत दिक्कत है। ठीक है ना? तो कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंटरव्यूज भी जब ऑफिस में होते हैं तो वो सामने बैठा करके बुलाते हैं, वो देखते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं। आपके हाथ कहाँ पर है, आपके पैर कहाँ पर है, आप कैसे ड्रेसअप होकर के आए हो। ड्रेसअप होना भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है ना? अगर आप बहुत कैजुअल पहन के चले गए तो आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो कि मेरा बहुत कैजुअल बिहेवियर है, मैं बहुत कैजुअली ऑफिस में काम करूंगा। और अगर एकदम प्रोफेशनल सूट पैंट जूते जूते और आपकी जो बेल्ट है वो मैच मैच हो रही है कलर्स में, ठीक है ना? ये सब आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सिखाया जाएगा। आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा जब आप इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दोगे उसके बाद, तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि आपके जूते का कलर टाई से मैच करना चाहिए या बेल्ट से मैच करना चाहिए, पैंट का कलर, सॉक्स का कलर, शर्ट का कलर क्या होना चाहिए, कौन किससे मैचिंग होना चाहिए। तो ये सब क्या बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि आप कितने प्रोफेशनल हो अपनी लाइफ में। अब जाकर के बैठे सूट वूट में, एक कम्युनिकेशन मिल गया इंटरव्यूअर्स को कि भाई ये बहुत प्रोफेशनल बंदा है, सूट वूट अच्छे से एकदम आया है। जिस तरीके से बैठो, जो आपके हाथ है, ठीक है ना, आप शिवर कर रहे हो, आपके हाथ काँप रहे हैं या एकदम स्टिफ हो, कॉन्फिडेंट हो, आपके आई कांटेक्ट, ये सब कम्युनिकेट करता है। एक एक चीज़ से उनको आइडिया लगता है आपके बारे में। तो ऑल दीज आर वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना? आगे अभी आगे चल के पढ़ोगे, देखो विजुअल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल होता है, वर्बल होता है। तो जो कम्युनिकेशन चैनल्स है इसमें आपको समझाऊंगा ये चीज़ें मैं। ठीक है जी। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक स्टाइल ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एन इंडिविजुअल यूजेस myriad channels to convey the message. ठीक है? However, the effectiveness of the communication depends upon whether the receiver has actually interpreted the intended ideas through feelings, etc. Ideas, thoughts, feelings, etc. Sometimes a speaker reveals more than he or she wished to convey through tone, gesture, etc. Therefore, it is important to understand the different modes of communication. क्या बोल दिया इसने? दोबारा समझे। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक स्टाइल ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर्स। हर एक इंडिविजुअल का एक यूनिक स्टाइल होता है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का। मेरा जो तरीका इंटरेक्शन का हो सकता है वो और किसी का ना हो, आपका जो तरीका है इंटरेक्शन का हो सकता है वो किसी और का ना हो। हमारा अखिल है, ठीक है ना, थोड़ा मुंहफट है, कुछ भी बोल देता है। अब क्लास में तो कोई और ऐसे नहीं बोलता, बट तो वो अखिल का तरीका है कम्युनिकेशन का, ठीक है ना, कुछ भी बोल देता है। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके होते हैं सबके कम्युनिकेशन के। ठीक है ना? अब जैसे मैं कम्युनिकेट करता हूँ, हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा ना देखा हो जो मेरी तरह कम्युनिकेट करता हो। आपके पापा जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, हो सकता है कि आपने उस ज़िंदगी में कोई बंदा ना देखा हो जो आपके पापा की तरह कम्युनिकेट करता हो। तो हर बंदे का, हर गर्ल, हर बॉय का एक अलग तरीका है कम्युनिकेशन का। ठीक है ना? तो एक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एन इंडिविजुअल यूजेस myriad चैनल्स टू कन्वे अ मैसेज। तो एक इंडिविजुअल अलग अलग चैनल्स का यूज़ करता है, ठीक है ना, टू कन्वे अ मैसेज। अलग अलग चैनल्स का यूज़ करता है एक मैसेज कन्वे करने के लिए। हाउएवर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन वेदर द रिसीवर हैज एक्यूरेटली इंटरप्रेटेड द इंटेंडेड आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स एक्सेट्रा। बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस पर डिपेंड करता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस पर डिपेंड करता है कि जो रिसीवर है, क्या उसने सही तरीके से इंटरप्रेट किया है आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग आपसे। एक इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू ले रहा है, उसने देखा सामने वाले बंदे को कि उसने जवाब तो सारे सही दिए हैं, नॉलेज उसको पूरी है, बट उसके जेस्चर, उसकी टोन, उसकी और उसके ड्रेसिंग स्टाइल से आपको लगा कि भाई ये बंदा नॉलेजेबल तो है बट ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है। ये बंदा नॉलेजेबल तो है, आंसर्स दे देता है, ठीक है ना, बट इसके अंदर एक वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसकी कमी है। ठीक है ना? काफ़ी कमी आपको दिखी। तो हो सकता है कि इवन आफ्टर आंसरिंग ऑल द राइट आंसर्स, ऑल द राइट आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस राइट, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन ना हो।
क्योंकि आपने जो बोला वो एक कम्युनिकेशन था, बट उसके अलावा भी बहुत सारे कम्युनिकेशन आपने किए थ्रू योर फीलिंग्स, थॉट्स, आपके बैठने का तरीका, आपके पोस्चर, इन सब चीज़ों से, ठीक है ना, उससे भी कम्युनिकेशन हुआ। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब रिसीवर इस लायक हो कि उसको समझ आ पाए कि जो आप बोल रहे हो वो तो कम्युनिकेशन है ही, इसके अलावा जो और आप सिग्नल्स दे रहे हो बैठ करके, कपड़े पहन करके, और अपने टोन से, अपने कॉन्फिडेंस से, वो कम्युनिकेशन भी समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। तब जा करके वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना। अब आपने एक बंदे का इंटरव्यू लिया, अब आप वो सारी चीज़ें नहीं देखी, आपने सिर्फ उसका नॉलेज देखी, वो ऑफिस में आ गया, ऑफिस में आने के बाद पता चल रहा है कि भाई वो बंदा किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करता, टीम वर्क है ही नहीं, अपना काम दे दिया, अपना कर लिया, बाकी से कोई कम्युनिकेट नहीं करना, कोई आइडिया शेयर नहीं करता। तो भाई हमारे ऑफिस के जो टीम की परफॉर्मेंस वो उल्टा लो चली गई। हालांकि बंदे को नॉलेज है, बट परफॉर्मेंस लो चली गई, क्योंकि वो ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है किसी से, उसे हर चीज़ पूछनी पड़ रही है, हर चीज़ बतानी पड़ रही है, वो किसी से खुद पूछ ही नहीं रहा, शर्म आ रहा है बैठ करके कि भाई मुझे तो शर्म आ रही है, मैं तो नहीं पूछूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब भी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। समटाइम्स द स्पीकर रिवील्स मोर देन ही और शी विश टू कन्वे थ्रू टोन, जेस्चर एक्सेट्रा। तो कई बार क्या होता है, जो स्पीकर होता है, जो इंटरव्यू दे रहा है बंदा लेट से, वो बहुत कुछ बता देता है, बहुत कुछ कन्वे कर देता है अपनी टोन से, अपने जेस्चर से, बस समझने वाले को समझ होनी चाहिए इस चीज़ की, वही ये बोल रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोला जाता है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन समझो। जो हमको लगता है कम्युनिकेशन है, बोलना एंड लिखना, दैट इज नॉट ओनली कम्युनिकेशन, उसके अलावा भी बहुत कुछ है कम्युनिकेशन के अंदर। द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, अगला क्या है? द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। जो कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, और दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, पर्पस एंड स्टाइल। कहीं लिख दिया क्या मैंने? बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। अगर दो कैटेगरीज में बांटा गया, बेस्ड ऑन चैनल्स एंड बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। बेस्ड ऑन चैनल्स में तीन चैनल्स हैं। एक है वर्बल, हम लोगों को लगता है कि यही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना, बट ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है कम्युनिकेशन का। जो मेजर कम्युनिकेशन है वो आपका नॉन वर्बल एंड विजुअल होता है, नॉन वर्बल एंड विजुअल, ठीक है ना। किसी दिन पापा आए घर पे, आपको एक बाइक चाहिए, आपने बोला कि पापा से बाइक की बात करनी है, आपने देखा पापा गुस्से में आए आज, कुछ बात नहीं करी अभी पापा ने ना, आपने उनसे करी है, बट आपको दिख गया पापा के सिर्फ उससे माथे पे वो है ना, वो सिरवटे से आ रखी थी, माथे पे सिरवटे दिख गई आपको, आपको समझ आ गया कि भाई आज तो पापा गुस्से में है, ठीक है ना। आज बाइक लेने की बात या बाइक मांगने की चीज़ नहीं बोलनी चाहिए मुझको, ठीक है ना। तो ये भी कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। आपको समझ आ गया कि आज बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे बाइक के बारे में, कभी और बोलूँगा जब चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, माथे पे सिरवटों की जगह। तो वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, और पर्पस एंड स्टाइल अगर देखा जाए तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आप फॉर्मल किसके साथ करते हो? अपने ऑफिस में, ठीक है ना। और अपने जब सीए में आर्टिकलशिप करोगे, वहाँ पर सीएमए में आर्टिकलशिप करते हैं कुछ बच्चे, वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। अब वहाँ पे अपने बॉस से नहीं बोलेगा भाई आज शाम का क्या प्लान है तेरा, चल मार्केट में मिलते हैं, ठीक है ना, दो दो पैग लगाएंगे, ऐसे नहीं बोल सकते आप उनके साथ, ठीक है ना। बट अब अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ बोल सकते हो, वो हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि भाई क्या कर रहा है, गर्लफ्रेंड कैसी है तेरी, ठीक है ना, और बाकी जो भी पूछना है भाई पूछो, दैट इज़ इनफॉर्मल। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किससे क्या बातें कर रहे हो। अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी ऑफिस में हो, तो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करना है, ठीक है ना। रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू कन्वे दिस दैट, इस तरीके से। और इनफॉर्मल में तो भाई गाली गलौज से बात ही नहीं शुरू होती, बिना गाली गलौज के तो। चैनल्स वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। तो लैंग्वेजेस आर द मोस्ट कॉमन मीडियम यूज्ड टू कम्युनिकेट, लैंग्वेजेस आर द मोस्ट कॉमन मीडियम यूज्ड टू कम्युनिकेट। Most popular languages used globally is business English. It is the language type used in business contexts, such as international trade, commerce, finance, insurance, banking, and many office settings. It brings clarity, has
स्पेसिफिक वोकेबुलरी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। वोकैबुलरी, ठीक है ना, वोकेबुलरी नहीं बोलना चाहिए, वोकैबुलरी, ठीक है ना। तो क्या है, लैंग्वेजेस आर द मोस्ट कॉमन मीडियम यूज्ड टू कम्युनिकेट। लैंग्वेजेस जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन मीडियम है टू कम्युनिकेट। मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस यूज्ड ग्लोबली इज बिजनेस इंग्लिश। तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यूज की जाती है ग्लोबली, दैट इज बिजनेस इंग्लिश। दिस इज अ लैंग्वेज टाइप यूज्ड इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, सच एज, ये बिजनेस में बहुत जगह यूज होती है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड्स में, कॉमर्स में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस सेक्टर में, और अदर ऑफिस सेटिंग्स में। और भी ऑफिस में कुछ भी कम्युनिकेट करना है, मेल देना है कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, छुट्टी पे जा रहा हूँ, न्यू ईयर की पार्टी करने, तो वो सब आप मेल के थ्रू देते हो, ठीक है। तो सब में क्या यूज़ करते हो, बिजनेस इंग्लिश का यूज़ करते हो। एक इट ब्रिंग्स क्लैरिटी, हैज़ स्पेसिफिक वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इसकी एक वोकैबुलरी अलग, एक अलग ही वोकैबुलरी है, और उसके एक अलग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है। कब हिज, कब हर लिखना है, कब वर, कब वर्ब लिखना है, वो सारी चीज़ें। Business English skills are essential for getting ahead at the workplace. Improving your business English vocabulary and knowledge will help you work more efficiently and open new career opportunities for you. It will help in developing interview skills, write emails, and with clarity and increase your awareness of business topics and issues. Business English is the language used for correspondence and reporting. तो एक बार इस पैराग्राफ को दोबारा से जल्दी से पढ़ो, मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं कॉल उठा लूँ जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से पढ़ो। हाँ जी, जल्दी से बताइए, अब तक जो हमने पढ़ा वो सब क्लियर है आप लोगों को, फटाफट बताइए। बोलो भाई सारे बच्चे। ओके, तो आपको ये सब लर्न करना है, ठीक है ना, लर्न करना है जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ। टेस्ट लूंगा इस चैप्टर को खत्म होने के बाद में। तो देखो क्या लिखा था, बिजनेस इंग्लिश स्किल्स आर एसेंशियल फॉर गेटिंग अहेड एट द वर्क प्लेस। इम्प्रूविंग योर बिजनेस इंग्लिश vocabulary and knowledge will help you work more efficiently and open new career opportunities for you. It will help in developing interview skills, write emails and clarity, and increase your awareness about business topics and issues. Business English is the language used for correspondence and reporting. तो बिजनेस इंग्लिश स्किल्स अगर आपके अच्छे हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज मिलता है, स्पेशली एट दी वर्क प्लेस। देखो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उनको बिजनेस इंग्लिश अच्छी आती हो, क्योंकि आपको जब भी आप जॉब करोगे आपको बहुत सारे ईमेल्स करने होते हैं, सेंड भी करने हैं, रिसीव भी करने हैं, ठीक है ना, लोगों से बातें करनी है, अपने जो सीनियर्स होते हैं उनसे बातें करनी है। तो जनरली क्या होता है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, उसके अंदर इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा हिंदी का यूज़ कम ही होता है ठीक है ना। आप जब भी क्लाइंट प्लेस पे जाएंगे तो बीइंग अ सीए आप इंग्लिश में बात करेंगे, प्रेफर करेंगे। अब क्लाइंट आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये है नहीं कि आप हिंदी में आंसर दोगे, आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंग्लिश स्किल्स है, बिजनेस इंग्लिश स्किल्स है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी इन योर करियर। Improving your business English vocabulary and knowledge will help you work more efficiently and open a new career opportunities for you.
It will help in developing interview skills and write emails with clarity and increase awareness of business topics and issues. Business English is the language used for correspondence and reporting. तो business English एक ऐसी लैंग्वेज है जो करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के लिए, अगर आपको कम्युनिकेट करना है या आपको कुछ भी रिपोर्ट्स देनी है, उसके लिए आप इसी लैंग्वेज का यूज़ करते हो. Difference between general English and business English. While both are kind of English languages as forms of communication, the approach and objective of these two widely vary from each other. The approach for the general English leans more on the basic, conventional, day-to-day use of words, while business English is technical and complex, used in workplaces or offices for business communication. तो देखो, एक ही तरीकों को आप दो दो अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं. मैं आपको कुछ है ना पिक्स भेजूंगा जो मैं देखता रहता हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह पे आती रहती है, ठीक है ना, कि आप नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हो और उसी चीज़ को आप एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे बोल सकते हो. आपने भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे देखे होंगे, ये आते रहते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग पेजेस ज्वाइन कर लो ऐसे, ठीक है ना, आपको पता चलेगा कि भाई नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल इंग्लिश हो गए, हे हाउ आर यू, ठीक है ना, बट इसी को आप प्रोफेशनल तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है ना. तो आपको एक हो गई नॉर्मल इंग्लिश जो आप नॉर्मली घर पे भी बोल लेते हो, अपने दोस्तों से भी कभी कभी बोल लेते हो, वो एक नॉर्मल इंग्लिश होती है. दैट इज नॉट बिजनेस इंग्लिश. बिजनेस इंग्लिश और नॉर्मल इंग्लिश में फ़र्क आ जाता है यूज ऑफ वर्ड्स का. आप किस तरीके से एक सेंटेंस ड्राफ्ट कर रहे हो, किस तरीके से चॉइस ऑफ वर्ड्स कर रहे हो. तो आपके जितने ज़्यादा प्रोफेशनल वर्ड्स होंगे, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा वो उस इंग्लिश को थोड़ा प्रोफेशनल बनाएगा, और वही आपको उसी को बोल देते हैं हम बिजनेस इंग्लिश. आइए, द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस इंग्लिश इन द फाउंडेशन कोर्स, ठीक है ना, तो आप पढ़ लेना, वैसे तो मैं क्या बताऊँ इसमें. इट इज़ टू बी ऑब्जर्व that business English is the language used in the core papers of the CA curriculum. Being proficient in the language will help in improved understanding of the core subject and better presentation of answers in exams to maximize the score. तो आप आगे चल के जब CA के एग्जाम्स लिखोगे तो आपको ऑब्वियसली बात इंग्लिश में लिखने हैं सारे पेपर. अब इंग्लिश में आप दो टाइप की इंग्लिश यूज़ कर सकते हो, एक नॉर्मल इंग्लिश, एक बिजनेस इंग्लिश. अगर आप बिजनेस इंग्लिश यानी कि एक प्रोफेशनल इंग्लिश यूज़ करोगे तो आपको बेटर स्कोर मिलेगा, आपको ज़्यादा स्कोर मिलेगा, आप ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन दोगे. बट आप एक नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करोगे तो वो इतना प्रोफेशनल नहीं लगेगा. और मैं आपको बता देता हूँ, थ्योरी पेपर्स में सबसे कम रिजल्ट रहता है सीए कोर्स में. सीए कोर्स में इंटरमीडिएट लेवल से बात करते हैं, लॉ, ऑडिट, इन दो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, जबकि थ्योरी सब्जेक्ट है. और इससे मुश्किल मुश्किल सब्जेक्ट है टैक्सेशन, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें बच्चे फेल नहीं होते जितने इन दो पेपर में फेल होते हैं. क्यों? क्योंकि इन दो पेपर्स में रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोफेशनल इंग्लिश की, और बच्चे अपनी नॉर्मल वाली इंग्लिश लिखाते हैं जो स्कूल लेवल तक पढ़ी होती है, ठीक है ना. तो आपको जितनी अच्छी आप इंग्लिश लिख सकते हैं, जितने अच्छे वर्ड्स आप चूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वोकैबुलरी अच्छी करो, उससे क्या होगा, आप अच्छे वर्ड चूज़ कर पाओगे, और अच्छे वर्ड्स, प्रोफेशनल वर्ड्स चूज़ करोगे एग्जाम के अंदर तो एक बेटर प्रेजेंटेशन होगी, आपका स्कोर भी बेटर रहेगा, आप इन पेपर्स में बहुत आराम से पास हो जाओगे, ठीक है ना. गोइंग फर्दर, इट वुड हेल्प इन कम्युनिकेटिंग विद कलीग्स एंड बिजनेस एंटिटीज विद इन एंड आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन. और आगे चल के जब आप सीए बन जाओगे तो आपको कम्युनिकेट करना है अपने कलीग से और अलग 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 बिजनेस एंटिटीज़ से. आप अगर सीए बन जाते हो, आपको ऑडिट करने जाना है, तो किसी और कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो तो वहाँ पर भी कम्युनिकेट करोगे, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी. आपको ऑफिस के अंदर ही अंदर जो लोग हैं, बॉस है, सीनियर्स हैं और आपके कलीग्स हैं, उनसे बात करोगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी बिजनेस इंग्लिश. टू पुट इट इन सिंपलर टर्म्स, बिजनेस इंग्लिश फैसिलिटेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन. अब देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ. प्रैक्टिकली अगर आप अच्छी इंग्लिश लिख सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगी हर चीज़ में, चाहे सीए पास कराने में चाहे आगे चल के मेल्स लिखने में, ऑफिस के अंदर, हर जगह बहुत हेल्प करेगी. अगर आप बिजनेस इंग्लिश नहीं बोल पाते, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट लिखना ज़रूर आना चाहिए. आप अगर नॉर्मल इंग्लिश बोल पाते हो, ठीक है ना, बट बिजनेस इंग्लिश लिख पाते हो, दैट इज़ वेरी गुड. और अगर आप बिजनेस इंग्लिश बोल भी पाते हो, लिख भी पाते हो, तो और भी अच्छा हो गया वैसे, ठीक है ना, वो तो और भी अच्छा हो गया. बट नॉर्मली क्या होता है डे टू डे लाइफ में, जैसे मैंने भी ट्रेनिंग करी, आर्टिकलशिप करी है, तो डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर लोग अपनी नॉर्मल इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, कोई भी बिजनेस इंग्लिश में बात नहीं करता ज़्यादा. बिजनेस इंग्लिश में तो कुछ ही लोग बात करते हैं, उनसे बात भी नहीं की जाती. जैसे वो नहीं हो गया अपना, कौन हो गया वो, कांग्रेस का कौन है वो, शशि थरूर, वो जो इंग्लिश यूज़ करता है दैट इज़ प्रॉपर बिजनेस इंग्लिश. कुछ समझ नहीं आता क्या बोल रहा है, ठीक है ना. जब हमें ही समझ नहीं आ रहा, किसी मतलब बहुत ही मुश्किल है उस चीज़ को समझना, क्योंकि वो जो वर्ड्स चूज करता है दैट आर वेरी वेरी टफ,
ठीक है ना। तो ऐसी इंग्लिश डे टू डे बोलने में नहीं आती। आप अगर नॉर्मल इंग्लिश भी अच्छी बोल पाते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट आगे चलकर, बट लिखना ज़रूरी है। बिजनेस इंग्लिश आपको लिखने में बहुत हेल्प करेगी एग्जाम पास करने में और फर्दर आगे मेल्स ड्राफ्ट करने में, या कुछ भी आपको कम्युनिकेट करना है। अगर आप सीए करते हैं तो आपको बहुत सारे हो सकता है कि आपका क्लाइंट इनकम टैक्स के केस में फंस गया, तो आपको कई बार एप्लीकेशन लिखनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उनको रिप्लाई सबमिट करने होते हैं, तो वो भी अगर आपकी बिजनेस इंग्लिश है तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, तो बिजनेस इंग्लिश लिखनी ज़रूर आनी चाहिए, चाहे बोलनी आती हो या ना आती हो। अब देखिए, हमने अभी कुछ बेसिक बातें करी, बट अब हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स के ऊपर। तो हमारे 3 चैनल्स थे, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। ठीक है ना, 3 चैनल्स थे, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल के भी कितने पार्ट हैं, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। सॉरी। फिर आ जाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, इसके अंदर आपके अलग अलग हैं फर्दर, तो इतना सारा तो आज नहीं हो पाएगा, खैर ऑब्वियसली बात है, बट जितना हो जाए उतना कर लेते हैं। तो वर्बल के 2 पार्ट हैं, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। तो अपना चार्ट में बना देते हैं। वर्बल के 2 पार्ट हैं, रिटन और ओरल। आप अगर लिख रहे हो और किसी को भेज रहे हो लेटर वेटर, उसको हम बोलते हैं वर्बल रिटन कम्युनिकेशन, रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। और अगर आप बोल रहे हो और किसी को मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, ओरल यानी बोलना और रिटन यानी लिख करके बताना। तो रिटन और ओरल दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, यानी कि वर्बल का सिर्फ मतलब है लिख करके देना। अगर आप बोल कर भी कुछ बता रहे हो, दैट इज ऑल्सो वर्बल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस। अगर आप वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हो इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज, देन हम बोल सकते हैं यू आर communicating verbally. Though verbal primarily refers to communication through spoken medium, while categorizing types of verbal communication, the written and oral forms of communication are both included. तो ये क्या बोलते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि भाई वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है क्या, बोल करके कर रहे हो, वर्बल यानी कि बोल करके कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। लिख करके करना या बोल करके करना, दोनों को ही वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट माना गया है, क्योंकि इन दोनों में ही आप वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस का यूज़ करते हो, चाहे बोलो चाहे लिखो, वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस का यूज़ दोनों में हो रहा है टू डू डिलीवर योर मैसेज। ठीक है जी। तो वर्ब रिटर्न कम्युनिकेशन पता ही हम लोगों को बहुत ईजी है, इंक्लूड्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, हैंडबुक, ब्रोशर्स, वेरियस चार्ट प्लेटफॉर्म्स, एसएमएस and any other form of written communication between people. The written form of communication is essential and indispensable for formal business. ठीक है ना, फॉर फॉर्मल बिजनेस इंटरेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स, मेमोज, प्रेस रिलीज, फॉर्मल बिजनेस प्रपोजल एक्सेट्रा, एंड लीगल इंस्ट्रक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या बोल रहे हैं कि जो रिटर्न कम्युनिकेशन है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, पहले तो ये बता रहा है, लेटर, डॉक्यूमेंट, ईमेल, रिपोर्ट्स, हैंडबुक्स, ब्रोशर्स, वेरियस चार्ट प्लेटफॉर्म, एसएमएस एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो अगर आप इन सब चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है ना, आप लिखते हो, चाहे डेस्कटॉप पे लिखो, चाहे वर्ड फाइल में लिखो, चाहे पेपर पे लिखो, ठीक है ना, चाहे कार्डबोर्ड पे लिखो, चाहे दीवार पे लिखो, कहीं भी लिखो, बट आप लिख रहे हो। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, हैंडबुक्स, ब्रोशर्स, वेरियस चार्ट प्लेटफॉर्म, एसएमएस और एनी अदर फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। ठीक है ना, बिटवीन पीपल द रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल। अब ये बोल रहा है, पहले तो बोलता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन है क्या, तो इसमें इंक्लूडेड है ये सब। अब ये बोलता है कि ये क्यों ज़रूरी है, कि मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज़ कहाँ पर है। ठीक है ना, पहले होती कैसे है, फिर यूज़ कहाँ पर है। द रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल एंड इनडिस्पेंसिबल फॉर फॉर्मल बिजनेस इंटरेक्शंस। अगर आपको फॉर्मल बिजनेस इंटरेक्शंस करनी है तो ये एक उसका बहुत ही जुड़ा हुआ पार्ट है। मतलब इनडिस्पेंसिबल मतलब पता है ना कि उसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, अगर आपको बोला जाए कि बिजनेस इंटरेक्शंस करनी है तो उसके साथ क्या लग जाएगा, उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन अटैच हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस इंटरेक्शंस विदाउट रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होती। आपको ये चीज़ पता भी होगी, आगे चल को आपको और पता चलेगा। आगे चल के आप जब जॉब करोगे ना, कोई भी बात आपको कन्वे करनी है, कोई भी मैसेज आपको डालना है, कोई भी कंप्लेंट आपको डालनी है, हर चीज़ रिटर्न में होगी। हर कोई ये बोलेगा मेल भेज दो,
हर कोई यही बोलेगा मेल भेज दो, मेल पे भेज दो, मेल पे भेज दो। उससे क्या होता है, एक तो प्रूफ मिल जाता है कि भाई उसने मुझसे मांगा था इसलिए मैंने दिया, ठीक है ना, और आपको भी प्रूफ मिल जाता है, देखो मैंने मांगा था, मेरे पास प्रूफ है, इसने फिर भी नहीं दिया। तो ये हर चीज़ रिटर्न में होती है। जब आप आगे चल के ऑफिस से ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक चीज़ को मेल पे किया जाता है। कोई भी इंटरेक्शन है, कोई भी क्वेरी, हर चीज़ मेल पे करो। The written form of communication is essential and indispensable part of formal business interactions and legal instructions and documentation, ठीक है ना। तो जितने भी लीगल इंस्ट्रक्शन या डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी रिटर्न कम्युनिकेशन का काफ़ी यूज़ होता है। अगला है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, आइदर फेस टू फेस, टेलीफोनिकली और वाया वॉइस चैट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ समझ आ गया, बोलते हैं हाँ सर आ गया, ठीक है ना, आप बोल करके करते हो। तो ओरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, आइदर फेस टू फेस, टेलीफोनिकली, वाया वॉइस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर मीडियम। Formal medium like lectures, conferences, seminars, meetings, and informal conversations, friendly gossip, etc. are part of oral communication. तो अगर आप किसी कलीग के साथ कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो वो भी ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है, फेस टू फेस। अगर अपने दोस्तों के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, फ्रेंडली गॉसिप्स कर रहे हो, ठीक है ना, इधर की बातें उधर करना है, कोई भी गॉसिप्स मारना, ये सब क्या है, ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन क्लियर स्पीच एंड द टोन यूज्ड बाय द स्पीकर। जो इफेक्टिवनेस है ओरल कम्युनिकेशन की वो किस पे डिपेंड करती है, ऑन क्लियर स्पीच। अगर मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर मैं तुतला के बोलूँ, हकला के बोलूँ, तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, आप ये बोलोगे सर कुछ समझ नहीं, आपने क्या क्या बोल दिया, ठीक है ना। तो इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन क्लियर स्पीच एंड द टोन यूज्ड बाय द स्पीकर। जो मेरी टोन है और जो मेरी स्पीच है वो क्लियर होनी चाहिए। जो मेरी टोन है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी कि मैं ऐसा बोला कि आपको लगा सर आप तो अपने आप में बोल रहे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आपने क्या बोला, ठीक है ना। कुछ लोग नहीं होते अपने अंदर ही बोल जाते हैं, समझ नहीं आता भाई क्या बोल गया, तो उसे बोलना पड़ता है भाई तेज बोल दे थोड़ा, ठीक है ना। तो टोन पर भी डिपेंड करता है। इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन क्लियर स्पीच एंड टोन यूज्ड बाय द स्पीकर। स्पीकिंग इन टू हाई या लो वॉल्यूम और टू फास्ट और स्लो कैन ऑल्सो इम्पेयर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। अगर आप बहुत हाई वॉल्यूम में या लो वॉल्यूम में बोल रहे हो, दोनों से ही सामने वाले को दिक्कत हो सकती है। हो सकता है उसे समझ ना आए आपने क्या बोला, या आप बहुत फास्ट या बहुत स्लो बोल रहे हो, उससे भी सामने वाले को दिक्कत हो सकती है, हो सकता है उसे समझ ना आए आपने क्या बोला। तो देखो वॉल्यूम करेक्ट रखना और पेस करेक्ट रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत हाई वॉल्यूम में बोल गया, बहुत लो वॉल्यूम में बोल गए, हो सकता है सामने वाले को समझ ही ना आए कि क्या बोल गए, ठीक है ना। और अगर आप बहुत फास्ट बोल गए या आप बहुत स्लो बोल रहे हो, तो हो सकता है उसमें भी सामने वाला बोर हो जाए, स्लो के चक्कर में वो समझ ही ना पाए कि आप क्या बोल रहे हो, उसको नींद ही आ जाए, ठीक है ना। Even non-verbal communication such as body language and visual cues affect the quality of interactions among individual or group। और ये बात हो गई अब किसकी, ये बात हो गई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। क्या बोलते हैं, इवन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज बॉडी लैंग्वेज एंड विजुअल क्यूज अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग इंडिविजुअल और ग्रुप। तो जब हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, ओरल कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं लेट से हम, और आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेट से, तो एक तो इसमें मैटर करेगा क्या कि मेरी टोन कैसी है, मेरी क्लियर स्पीच है कि नहीं है, मेरी वॉल्यूम हाई लो तो नहीं है, मेरी बहुत फास्ट या बहुत स्लो तो नहीं बोल रहा मैं। इसके अलावा अगर हम फेस टू फेस होते तो हो सकता है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आते। क्यों, क्योंकि मैं हैंड जेस्चर का यूज़ करता हूँ। जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आई यूज़ माई हैंड। अभी आपको तो हैंड जेस्चर नहीं दिख रहा भाई, ठीक है ना, बट अगर आपको वो दिखता तो हो सकता है आपको ये चीज़ें और बेटर तरीके से समझ आती, ठीक है ना। तो इसलिए वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ये भी कहीं ना कहीं एड ऑन, एक एड ऑन हो जाती है इन ओरल कम्युनिकेशन और उसे इफेक्टिव बना देती है। वर्बल कम्युनिकेशन इज द इजीएस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन ईजीएस्ट है, फास्टेस्ट है एंड मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। येट सरप्राइजिंगली अकॉर्डिंग टू रिसर्च इट कंप्राइजेज ओनली 7% ऑफ ऑल ह्यूमन कम्युनिकेशन। मैं तो 15% बोल रहा था, ये तो 7% निकला। जो भी ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट करते हैं उसका सिर्फ 7%, सिर्फ 7%। यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की तो बात ही नहीं कर रहे, एनिमल्स की तो बात ही नहीं कर रहे। ह्यूमन बींग्स में जितना भी ह्यूमन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं बेसिकली, उसका सिर्फ 7% वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी सिर्फ 7% रिटर्न कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन है। बाकी का 93% नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन है।
ठीक है जी। तो एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन हम अगली क्लास में करेंगे। मुझे ये बताइए, आज की क्लास में सारी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? अखिल, अक्षत, भावना, काजल, निशा, प्रभात, सौम्य, श्रुति, जल्दी से बताइए। ठीक है ना? तो ये जो बुक है ये आप लोगों के पास होगी, सभी के पास होगी ये बुक, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट की बुक है। एंड इस बुक में आपको जितना भी आज हमने किया ये रिवाइज करना है। आपको सबसे पहले तो लर्न करना है, ठीक है ना? लर्न करना है ये डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग फीट, FIAET, थ्रू विश्वास। ठीक है ना? तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट, फीलिंग एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर, ये पूरा प्रोसेस है कि सेंडर एनकोडर होता है, वो मैसेज सेंड करता है थ्रू अ मीडियम, और डिकोडर रिसीव करता है, फिर उसको डिकोड करता है, और प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन उसको अप्रोप्रिएट रिप्लाई करता है। ये तो हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये आगे चल के हम दोबारा पढ़ेंगे, यहाँ पर तो छोटा सा है, आगे चल के इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है जी। तो ये करिए, फिर आपका नेटवर्क इन कम्युनिकेशन आगे चल के तो है इस चैप्टर में, कुछ 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 करेंगे, बट इस चैप्टर में जो आता है एग्जाम में वो थोड़ा ही पोर्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड में तो सारे क्वेश्चन तक है। ठीक है जी। तो इतना आपको करना है अभी, अच्छे से कर लेना। तो आप पहले के 3-4 पेज ही आज हमने पढ़े हैं, 3 पेजेस, चौथा पेज तो अभी हमने पढ़ा भी नहीं है 1.4। पहले के 3 पेजेस अच्छे से रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं परसों वेंसडे को, और बाकी का चैप्टर फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर सभी को।